Hello everyone, welcome back to Biovision Academy. Today we are discuss about cell cycle and cell division. मैं हूं आपकी बायो एजुकेटर योगेश्वरी राजपूत। आज हम पढ़ेंगे एक लेक्चर में कंप्लीट सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो सेल साइकिल होता क्या है? सेल साइकिल एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर सेल ग्रो करती है, उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डबल होता है। जो डबल होने की प्रोसेस होती है उसे हम कहते हैं रेप्लिकेशन। ओके, और फिर इसके अंदर जो एक सेल होती है वो डिवाइड हो जाती है टू डॉटर सेल के अंदर। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक पेरेंट सेल टू डॉटर सेल के अंदर डिवाइड हो जाती है। अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो सेल साइकिल इसकी डेफिनेशन होती क्या है, तो यहाँ पर हम देखेंगे सेल साइकिल इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच अ सेल ग्रो एंड रेप्लिकेट इट्स डीएनए एंड अ पेरेंट सेल डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक पेरेंट सेल टू डॉटर सेल के अंदर डिवाइड होती है। यहाँ पर हम देखेंगे कि एक जो सेल साइकिल होता है इसके अंदर टू फेजेस होती है। ओके, यहाँ पर टू सब फेजेस होती है। फर्स्ट होता है इंटरफेज, देन सेकेंड एम फेज। इंटरफेज सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है क्योंकि यहाँ पर सेल साइकिल के लिए, सेल डिवीजन में यहाँ पर इसके लिए पूरी प्रिपरेशन चलती है कि सेल डिवीजन के लिए किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर सिंथेसाइज होती है। इसलिए ये पूरे एक सेल साइकिल का कवर करता है 90% पार्ट। ओके, तो 90% पार्ट कवर करता है, और जो एम फेज होता है इसके अंदर केवल डिवीजन होगा तो ये कवर करता है 10% पार्ट। ओके, तो इंटरफेज को हम रेस्टिंग फेज भी कहते हैं या फिर इसे प्रिपेयरिंग फेज भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर प्रिपरेशन चलती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसके अंदर भी सब फेजेस होती है। इंटरफेज में 3 सब फेजेस होती है। जैसे आप देखेंगे फर्स्ट होता है G1 फेज, देन सेकेंड S फेज एंड थर्ड G2 फेज। ओके, तो G1 फेज के अंदर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो सेल होती है वो अपना साइटोप्लाज्म जो होता है उसको इंक्रीज करती है। ओके, साइटोप्लाज्म इसमें बढ़ता है और उसी के कारण जो सेल का साइज होता है वो भी इंक्रीज होता है। ओके, इंक्रीज इन सेल। ओके, यहाँ पर क्या होता है, सेल इंक्रीज इन साइज। ओके, सेल का जो साइज होता है वो इंक्रीज होता है। ओके, और यहाँ पर सेल डिवीजन के लिए या रेप्लिकेशन के लिए जो भी नेसेसरी एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर सिंथेसाइज होती है। ओके, तो यहाँ पर नेसेसरी एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स सिंथेसाइज होंगे। नेक्स्ट में आप देखेंगे कि एस फेज, इसे आप सिंथेटिक फेज भी कह सकते हैं। तो इसके अंदर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है रेप्लिकेशन, मतलब डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए। यहाँ पर डीएनए की कॉपी बनती है। ओके, तो यहाँ पर होता है रेप्लिकेशन। फिर हम देखेंगे G2 फेज। G2 फेज के अंदर पूरी तरह से ये कंप्लीटली तैयार हो जाता है एम फेज में जाने के लिए, मतलब सेल को डिवाइड करने के लिए पूरी तरह से सेल डिवाइड हो जाती है। ओके, तो आगे हम यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका एम फेज होता है इसे आप कहते हैं माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज के अंदर 2 तरह की प्रोसेस होती है। फर्स्ट होता है कैरियोकाइनेसिस, देन सेकंड होता है साइटोकाइनेसिस। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कैरियोकाइनेसिस होता क्या है। ओके, कैरियोकाइनेसिस, तो यहाँ पर हम देखेंगे कैरियोन। कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। ओके, और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। ओके, तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या हुआ, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे साइटोकाइनेसिस। साइटो का मतलब होता है, अगर हम देखेंगे साइटोकाइनेसिस, तो यहाँ पर साइटो का मतलब होता है साइटोप्लाज्म या फिर सेल, और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। ओके, तो साइटोप्लाज्म यहाँ पर क्या होता है, डिवाइड होता है और टू सेल यहाँ पर बन जाती है। तो साइटोकाइनेसिस का मतलब हुआ डिवीजन ऑफ सेल।
ओके, तो यहाँ पर एक सेल डिवाइड होकर 2 सेल में डिवाइड हो जाती है। ओके, आगे हम देखेंगे कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस यहाँ पर 4 सब फेजेस में कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे फर्स्ट होता है प्रोफेज, सेकंड होता है मेटाफेज, देन थर्ड होता है एनाफेज और फिर लास्ट होता है टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो इस तरह की यहाँ पर ये फेजेस होती है जिसके अंदर यहाँ पर पूरा कंप्लीटली यहाँ पर सेल डिवीजन होगा। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं एक एक को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्रोफेज। तो प्रोफेज के अंदर होता क्या है? प्रोफेज में हम देखेंगे कि जो सेल होता है, सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है क्रोमेटिन फाइबर के फॉर्म में होता है, तो क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर होता क्या है? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन फाइबर। ओके, तो क्रोमेटिन फाइबर यहाँ पर कंडेंस होना स्टार्ट कर देते हैं। आगे आप देखेंगे कि इसके अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो धीरे धीरे यहाँ पर आप देखेंगे कि डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर। ओके, तो यहाँ पर क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस होकर कन्वर्ट हो जाते हैं क्रोमोसोम में और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो धीरे धीरे डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती है। मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ से हटने लग जाती है क्योंकि पूरे प्रोसेस के लिए यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा स्पेस की जरूरत रहती है। ओके, आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर जो क्रोमेटिन फाइबर यहाँ पर जो बने थे एम फेज के अंदर यहाँ पर देखो क्या होता है। अगर हम इसको डायग्राम से देखेंगे, प्रोफेज के अंदर प्रोफेस में हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इसके अंदर ये जो सेल होती है यहाँ पर ये न्यूक्लियस है। ओके, और इसी के अंदर ये क्रोमेटिन फाइबर है। ओके, न्यूक्लियस एंड देन क्रोमेटिन फाइबर। ओके, तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर क्या होते हैं? क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस होकर ये कन्वर्ट हो जाते हैं क्रोमोसोम में। ये यहाँ पर इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है, ये होते हैं क्रोमोसोम। ओके, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो थी वो धीरे धीरे से डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती है। ये बन चुके हैं क्रोमोसोम। ओके, अभी यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे मेटाफेज। मेटाफेज के अंदर यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ये जो होते हैं आपका क्रोमोसोम जो होते हैं यहाँ पर बीच में सेंटर में एक लाइन होती है जिसे आप कहते हैं इक्वेटर। तो यहाँ पर ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये यहाँ पर इक्वेटर पर आकर अरेंज हो जाते हैं। ओके, इक्वेटर पर आकर अरेंज हो जाते हैं, इसे आप कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेट। और धीरे धीरे यहाँ पर जो सेंट्रियोल होते हैं, सेंट्रियोल यहाँ से मूव करके यहाँ पर आ जाते हैं पोल्स की तरफ। ओके, सेल में यहाँ पर आप दोनों तरफ देखेंगे कि यहाँ पर ये पोल्स होते हैं और यहाँ पर पोल्स पर आ चुके हैं सेंट्रियोल। ओके, तो यहाँ पर क्रोमोसोम जो रहते हैं वो यहाँ पर आकर अरेंज हो जाते हैं। ओके, और यहाँ से जो सेंट्रियोल होते हैं वो धीरे धीरे यहाँ से अराइज होना स्टार्ट हो जाते हैं स्पिंडल फाइबर। ओके, यहाँ से बनने लग जाते हैं स्पिंडल फाइबर। ओके, नेक्स्ट फिर हम देखेंगे एनाफेज। तो एनाफेज के अंदर यहाँ पर क्या होता है? आपने देखा था कि मेटाफेज के अंदर कुछ ऐसा आपने स्ट्रक्चर देखा था कि यहाँ पर जो इक्वेटोरियल प्लेट है यहाँ पर आकर अरेंज हो चुके थे क्रोमोसोम। ओके, 2 क्रोमोसोम यहाँ पर बनाए हैं। तो ये क्रोमोसोम यहाँ पर अरेंज हो गए हैं और यहाँ पर आपने देखा था कि सेंट्रियोल पोल्स पर आ चुके हैं और साथ में यहाँ से जो स्पिंडल फाइबर बनना स्टार्ट हुआ थे, ये स्पिंडल फाइबर जाकर जुड़ जाते हैं यहाँ पर क्रोमोसोम के सेंटर में। आप देखेंगे यहाँ पर सेंट्रोमियर होता है। ओके, तो सेंट्रोमियर से जाकर अटैच हो जाते हैं यहाँ पर स्पिंडल फाइबर।
ओके, ये जुड़ जाते हैं सेंट्रोमियर्स। ओके, फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो सेंट्रोमियर से जाकर अटैच हो जाते हैं, धीरे धीरे स्पिंडल फाइबर उसे खींचते हैं, ओके, उसे स्टिच करते हैं, तो जिसके कारण ये जो क्रोमेटिड होती है, सिस्टर क्रोमेटिड, ये दोनों मूव करने लग जाती है पोल्स के डायरेक्शन में। तो आगे आप देखेंगे कि यहाँ से आप देखेंगे कि ये जो यहाँ पर स्पिंडल फाइबर है, ये क्रोमोसोम को अपनी तरफ खींचते हैं, तो उसके कारण यहाँ पर ये ब्रेक होकर कुछ आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा कि ये जो क्रोमेटिड होते हैं, ये दोनों पोल्स पर, अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करती है। ओके, तो ये दोनों क्रोमेटिड अलग अलग पोल्स पर चली गई है। आगे आप यहाँ पर देखेंगे, इसे आप कहते हैं क्रोमेटिड। ओके, टीलोफेज के अंदर अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता है, जो आपने देखा था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर धीरे धीरे से रीअपेयर होना स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर। ओके, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से बनना स्टार्ट हो जाती है। फिर नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो क्रोमेटिन जो थे वो वापस से बनना स्टार्ट हो जाते हैं, क्रोमोसोम कन्वर्ट होने लग जाते हैं क्रोमेटिन में, मतलब जो क्रोमोसोम होते हैं वो रिकंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, तो इसे आप लिख सकते हैं रिकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। ओके, तो इस टाइप से यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर क्या होता है कि टीलोफेज के अंदर यहाँ पर कंप्लीटली यहाँ पर क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस हो जाता है, दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ से बन जाती है, मतलब दो न्यूक्लियस बन जाएंगे और दोनों जो क्रोमेटिड है ये दोनों अलग अलग न्यूक्लियस के अंदर चले जाते हैं। ओके, आगे नेक्स्ट आप देखेंगे साइटोकाइनेसिस। तो आपने पहले देखा था साइटोकाइनेसिस होता क्या है, मतलब डिवीजन ऑफ सेल। ओके, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म होता है वो डिवाइड होता है और टू डॉटर सेल में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक जो सेल है टीलोफेज में, आपने देखा था कि दो न्यूक्लियस यहाँ पर बन चुके हैं और दोनों के अंदर यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर है। ओके, अब धीरे धीरे आप यहाँ से देखेंगे कि यहाँ पर ये इस तरह से ग्रूव बनना स्टार्ट हो जाती है। ओके, और ये ग्रूव आगे जाती है और इस तरह से आप देखेंगे कि टू डॉटर सेल के अंदर ये यहाँ पर सेल डिवाइड हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि माइटोसिस की डेफिनेशन है क्या। आपने क्या देखा यहाँ पर कि एक जो यहाँ पर क्या होता है, वन पेरेंट सेल जो है, ओके, पेरेंट सेल जो होती है वो कैसी होती है, अभी डिप्लॉइड है। ओके, इसी से यहाँ पर टू डिप्लॉइड डॉटर सेल बन जाएगी। ओके, तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, माइटोसिस इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच अ डिप्लॉइड पेरेंट सेल डिवाइडेड इनटू टू आइडेंटिकल या जेनेटिकली आइडेंटिकल डिप्लॉइड डॉटर सेल। ओके, तो यहाँ पर जो डॉटर सेल बनती है वो बिल्कुल जेनेटिकली आइडेंटिकल होती है अपने पेरेंट सेल के और डिप्लॉइड ही होती है। ओके, तो इस तरह से आपने देखा यहाँ पर माइटोसिस। अब हम देखेंगे माइटोसिस के बाद में मियोसिस। तो मियोसिस होता क्या है, मियोसिस का मतलब होता है अर्धसूत्री विभाजन। मतलब यहाँ पर जो आपने देखा था माइटोसिस के अंदर एक पेरेंट सेल जो थी वो कैसी थी, डिप्लॉइड थी, और उससे जो डॉटर सेल बन रही थी वो भी कैसे बन रही थी, डिप्लॉइड सेल बन रही थी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि एक जो पेरेंट सेल होती है उसमें जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं उससे हाफ हो जाते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ओके, इसीलिए आप इसे क्या कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन। मतलब यहाँ पर क्या होता है, आधा यहाँ पर हो जाता है क्रोमोसोम या गुणसूत्रों की संख्या। तो यहाँ पर अपन पहले देख लेते हैं कि हैप्लॉइड और डिप्लॉइड होता क्या है। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे डिप्लॉइड। आपको पता है कि हमारे बॉडी के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात करेंगे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, तो ये होते हैं 46। ओके, या फिर आप इसे बोल सकते हैं 23 पेयर। ओके, अगर हम इसको ऐसे लिख दें 2n, ओके, तो मतलब यहाँ पर n इक्वल टू यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 23। ओके, तो यहाँ से n की वैल्यू जब हम यहाँ पर पुट करेंगे 23 जब यहाँ पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2
इंटू 23 मतलब 46। ओके, लेकिन जो जितनी भी हैप्लॉइड सेल होती है उसके अंदर क्या होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, 2n नहीं होता है उसके अंदर। ओके, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं डिप्लॉइड। डिप्लॉइड में आपने देखा कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46। लेकिन जो हैप्लॉइड सेल होती है, हैप्लॉइड के अंदर कितने होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, केवल 23 होते हैं, 23 पेयर नहीं होते। ओके, अब देखो ये जो मियोसिस होता है, मियोसिस बॉडी में कौन सी सेल में होता है, तो ये होता है जो भी सोमेटिक सेल्स होती है, ओके, उसके अंदर ये होता है, मतलब जो जर्म सेल होती है, जो जहां पर गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे आप देखेंगे कि मेल गैमेट होता है स्पर्म और फीमेल गैमेट होता है ओवम। इस ये दोनों जो गैमेट्स होते हैं इसके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं हाफ। ओके, 23 क्रोमोसोम इसके अंदर होते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो मियोसिस होता है ये, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो रहे हैं, इसीलिए आप बोलते हैं इसे रिडक्शनल सेल डिवीजन। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मियोसिस को भी आपने डिवाइड कर लिया है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। तो मियोसिस फर्स्ट जो होता है इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होते हैं, इसीलिए आप इसे कहते हैं रिडक्शनल सेल डिवीजन। ओके, जो मियोसिस होता है, मियोसिस माइटोसिस की तरह ही होता है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ नहीं होते हैं इसमें, इसीलिए आप इसे कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। ओके, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट के अंदर होता क्या है, इसके अंदर भी सेम माइटोसिस जैसे सब फेजेस होती है। जैसे आप देखेंगे सबसे पहले होता है प्रोफेज फर्स्ट होता है, फिर उसके बाद में मेटाफेज फर्स्ट होगा, फिर एनाफेज फर्स्ट और फिर टीलोफेज फर्स्ट। लेकिन इसमें जो प्रोफेस होता है, प्रोफेस फर्स्ट थोड़ा सा लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, क्योंकि इसकी भी सब फेजेस होती है। फर्स्ट सब फेज होती है इसकी लेप्टोटीन, सेकेंड होता है जाइगोटीन, फिर होता है पेकाइटीन, फिर डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ये प्रोफेस फर्स्ट के अंदर ही सब फेजेस होती है। आगे हम यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता देती हूँ कि होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं। होमो, होमो का मतलब क्या होता है, सेम। ओके, होमो का मतलब क्या होता है, सेम, मतलब ऐसे क्रोमोसोम जो उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सेम हो। तो यहाँ पर हम यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम लेंगे, मतलब यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे कि अगर आप किसकी बात करें, ये एक मेल क्रोमोसोम हम ले लेते हैं। ओके, मेल का क्रोमोसोम है, और सेकेंड हम फीमेल क्रोमोसोम ले लेते हैं। ओके, तो दोनों का आप देखेंगे कि दोनों का स्ट्रक्चर भी सेम है और उसका फंक्शन भी सेम है, इसीलिए आप यहाँ पर, और सेम स्पीसीज का है, इसीलिए आप इसे क्या कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। ओके, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं अब मियोसिस। मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट में हम देखेंगे प्रोफेज फर्स्ट। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रोफेज फर्स्ट है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, जो भी इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, क्रोमेटिन फाइबर, ये कंडेंस होना स्टार्ट कर देते हैं, और साथ में यहाँ से क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे से डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती है। अब हम इसका सबसे फर्स्ट सब फेज देखेंगे, लिप्टोटीन। तो लिप्टोटीन के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं यहाँ पर, ओके, तो ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, अब हम यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं कि मेल का जो क्रोमोसोम है इसको हम डार्क कर लेते हैं। ओके, तो कहीं पर भी अगर मैंने डार्क क्रोमोसोम बनाए, मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि ये किसका, मेल का क्रोमोसोम है। ओके, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये डार्क मैंने बना दिया है। ओके, और ये एक क्रोमोसोम लाइट बनाया है। तो यहाँ पर ये दोनों जो क्रोमोसोम है ये कैसे हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। तो यहाँ पर लेप्टोटीन जो सब फेजेस होती है, इसके अंदर दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम पास पास में आना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, फिर आप देखेंगे नेक्स्ट होता है जाइगोटीन। जाइगोटीन के अंदर क्या होता है, तो जाइगोटीन के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये आपस में पास आकर और यहाँ से इस तरह से ये जुड़ जाते हैं।
ये ओवरलैपिंग इसके अंदर हो जाती है। ओके, दोनों क्रोमोसोम यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर इस तरह से अरेंज हो जाते हैं। ओके, दोनों क्रोमोसोम यहाँ पर इस तरह से आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके कारण क्या हुआ कि यहाँ पर जो दो क्रोमोसोम है ये इस तरह से एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर आ जाते हैं। तो इसके कारण यहाँ पर आप देखेंगे कि एक जो यहाँ पर क्रोमोसोम आपको मैं एग्जांपल बता रही हूँ, इसके पास में ये जो एक है ये क्या है, क्रोमेटिड। ओके, और ये सेकंड क्या है, सेकंड भी ये यहाँ पर क्या है, दूसरी क्रोमेटिड है। ठीक है, तो यहाँ पर दो क्रोमेटिड एक क्रोमोसोम के अंदर होती है, यहाँ पर दो होमोलोगस क्रोमोसोम है, इसलिए यहाँ पर क्रोमेटिड कितनी हो जाएगी, 4। ओके, इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, इसे आप कहते हैं टेट्राड, इसे आप कहेंगे टेट्राड। ओके, टेट्रा, टेट्रा का मतलब क्या होता है, 4। यहाँ पर कितने क्रोमेटिड हो जाती है, 4 क्रोमेटिड। ओके, अब ये यहाँ पर क्या होता है, इस स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हैं, यहाँ पर ये जो प्रोसेस होती है इसे आप कहते हैं साइनेप्सिस, और इसके कारण यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स बनता है इसे आप कहते हैं साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ओके, यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बन चुका है और इस प्रोसेस को आप कहते हैं साइनेप्सिस। ओके, तो इस टाइप से यहाँ पर स्ट्रक्चर बन जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे पेकाइटिन, थर्ड हम देख लेते हैं पेकाइटिन। ओके, तो पेकाइटिन के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है धीरे धीरे से दूर जाने लगते हैं और आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखेगा कि ये दूर तो चले जाते हैं दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट पर ये यहाँ पर जुड़े हुए रहते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है कि एक पॉइंट पे यहाँ पर जुड़े हुए रहते हैं, तो ये जो पॉइंट होता है इसे आप कहते हैं केज़मेटा। ओके, यहाँ पर ओके, अब ये यहाँ पर आप देखेंगे कि केज़मेटा पे ये जुड़े हुए रहते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप होती है, हाँ यहाँ पर मैंने आपको बता दिया एक एक फेज। ओके, कि किसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा था, लेप्टोटीन के अंदर दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम पास पास में आना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, फिर आपने देखा था जाइगोटीन के अंदर यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो है इस तरह से आपने देखा कि था कि क्या बन चुके होते हैं, टेट्राड। ओके, और इससे क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स, जिससे आप क्या कहते हैं, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ओके, नेक्स्ट मैंने आपको बताया पेकाइटिन के अंदर क्या होता है, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम दूर तो चले जाते हैं लेकिन एक पॉइंट पर ये जुड़े हुए रहते हैं। ओके, तो जिस पॉइंट पर ये जुड़े हुए रहते हैं उस पॉइंट को आप कहते हैं केज़मेटा। ओके, फिर आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप होती है डिप्लोटिन। तो डिप्लोटिन के अंदर यहाँ पर क्या होता है कि दोनों ये जो क्रोमेटिड होते हैं यहाँ पर इसके अंदर क्या होने लगेगा कि यहाँ पर ये जो होते हैं यहाँ पर भी सेंट्रियोल बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, और ये जो होते हैं यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इक्वेटोरियल प्लेट पर इस तरह से अरेंज हो जाता है। ओके, अभी यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ से स्पिंडल फाइबर बनना स्टार्ट हो जाते हैं और ये स्पिंडल फाइबर इन क्रोमेटिड को स्ट्रेच करते हैं, जिसके कारण यहाँ पर क्या होगा कि दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम अलग अलग सेपरेट तो हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि एक पॉइंट पर ये इसका जो क्रोमोसोम जो होते हैं वो आपस में क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लाइट वाले क्रोमोसोम में छोटा सा पार्ट यहाँ पर डार्क आ चुका है और इस डार्क वाले क्रोमोसोम में यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट आपको लाइट वाला दिखेगा। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाता है, डिप्लोटिन हो जाता है। ओके, फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि इस तरह से यहाँ पर क्या होता है, डाइकाइनेसिस के अंदर यहाँ पर डाइकाइनेसिस में आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है, दो न्यूक्लियस यहाँ पर बन जाते हैं और ये दोनों जो क्रोमेटिड होते हैं ये दोनों अलग अलग न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पर आ जाते हैं। ओके, आगे आप देखेंगे मियोसिस।
सेकेंड। तो आपने यहाँ पर देखा कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर हाफ हो चुके हैं। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड जो होता है वो सेम होता है माइटोसिस की तरह, मतलब इसके अंदर क्रोमोसोम और ज्यादा हाफ नहीं होते हैं, ये एक इक्वेशनल डिवीजन होता है। ओके, इसके अंदर जो सब फेजेस होती है वो होती है, सबसे फर्स्ट होती है प्रोफेज, सेकेंड नेक्स्ट होती है मेटाफेज, सेकेंड। ओके, थर्ड होगी एनाफेज, एनाफेज सेकेंड, देन लास्ट होती है टेलोफेज सेकेंड। ओके, तो इस तरह से यहाँ इसकी सब फेजेस होती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रोफेज सेकेंड के अंदर यहाँ पर क्या होता है, जो आपने यहाँ पर देखा था कि यहाँ पर जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम है, ओके, तो ये यहाँ से इस तरह से यहाँ पर ये आपको दिखेंगे कि एक डार्क वाला था और उसके अंदर ये कुछ पार्ट उसका यहाँ पर इन्होंने अपने जो क्रोमोसोम होते हैं उसको यहाँ पर जीन्स को क्या कर लिया था, यहाँ पर एक्सचेंज कर लिया था। ओके, अभी यहाँ पर क्या होता है, जो मेटाफेज होता है, मेटाफेज के अंदर यहाँ पर क्या होगा कि दोनों जो क्रोमोसोम होते हैं ये कहाँ पर इक्वेटोरियल प्लेट पर आकर अरेंज हो जाते हैं। ओके, कहाँ पर आकर अरेंज हो चुके हैं, ये इक्वेटोरियल प्लेट पर। और साथ में यहाँ से जो सेंट्रियोल होते हैं सेम माइटोसिस के जैसा यहाँ पर क्या होता है, स्पिंडल फाइबर यहाँ से अरेंज होकर और ये यहाँ से बनाते हैं स्पिंडल फाइबर, जो यहाँ पर आकर अटैच हो जाता है सेंट्रोमियर से। ओके, ये है स्पिंडल फाइबर। अब आप देखेंगे कि ये स्पिंडल फाइबर वापस से स्ट्रेच करेंगे और एनाफेज के अंदर यहाँ पर ये जो क्रोमेटिड होते हैं ये आपस में यहाँ पर सेपरेट हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर 4 क्रोमेटिड यहाँ पर बन चुकी है। अब आप नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे टीलोफेज। तो टीलोफेज के अंदर यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर बन जाएंगे 4 न्यूक्लियस। ओके, 4 यहाँ पर न्यूक्लियस बन चुके होते हैं और साथ में चारों न्यूक्लियस के अंदर अलग अलग क्रोमेटिड यहाँ पर आ जाती है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो चुका है, यहाँ पर 4 न्यूक्लियस यहाँ पर बन चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आप देखेंगे यहाँ पर फिर से होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, मतलब यहाँ पर 4 यहाँ पर सेल के अंदर डिवाइड हो जाता है, यहाँ से 4 सेल यहाँ से अलग अलग सेपरेट हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे 4 सेल यहाँ पर बन जाएगी, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं मियोसिस के अंदर। ओके, इसीलिए आप इसे क्या कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन, या ये एक तरह का क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है। अगर आप इसके मियोसिस की अगर आप बात करेंगे कि मियोसिस की डेफिनेशन होती क्या है, तो मियोसिस के अंदर देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक डिप्लॉइड सेल डिवाइड हो रही है किसके अंदर, 4 डॉटर सेल के अंदर। जो 4 डॉटर सेल जो होती है वो कैसी होती है, हैप्लोइड होती है। मतलब इसके अंदर देखो क्या हो रहा है कि 2 होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर यहाँ पर क्या हो रहा है, जीन्स का एक्सचेंज होता है, जिसके कारण यहाँ पर वेरिएशन आते हैं। इसी कारण से क्या होता है कि हम पेरेंट के एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते हैं। ओके, हम कुछ ना कुछ थोड़ा सिमिलर होते हैं, लेकिन यहाँ पर पूरा एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते हैं, कुछ वेरिएशन इसी के कारण आ पाते हैं। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, मियोसिस is a process of cell division in which a diploid cell divided into 4 haploid daughter cell। ओके, तो इस तरह से आपने देखा कंप्लीट सेल साइकिल। इसके अंदर आपने पढ़ा मियोसिस एंड माइटोसिस। माइटोसिस को हम हिंदी में बोलते हैं समसूत्री विभाजन, लेकिन मियोसिस को बोलते हैं हम अर्धसूत्री विभाजन। ओके, पूरे लेक्चर में अगर आपको कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।